हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर घटा चक्र, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। तो इसके पहले बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, जिसमें कि लेक्चर 3 हुए हैं। तो इसके पहले वीडियो में प्रिया मैम ने पढ़ाया था, यहाँ से पढ़ाया हुआ अनुसूचियाँ पढ़ाया, उद्देशिका पढ़ाया, शासन प्रणाली। तो आज का टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, ठीक है। तो इसके पहले का वीडियो आप 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, घटना चक्र पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी, यूपी पीसीएस या आरओ के एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो उस घटना चक्र में ये होता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए रहते हैं, उस सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया जाता है और बताया जाता है कौन क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप अगर क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न है, तो आप भी आने वाले परीक्षा में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पॉलिटी में राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ नोट्स देखते हैं। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना के प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य अशोक चक्र धर्म के राज्य का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों में पट्टी विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। देखिए, क्वेश्चन पूछता है तो 3:2 याद रखिए, ठीक है। 3 ऐसे रहेगा और 2 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे बन जाता है तिरंगा। सबसे ऊपरी पट्टी रंग यहाँ पे केसरिया हो जाता है और साहस का प्रदर्शन है। और बीच में श्वेत यानी शांति और सच्चाई का प्रदर्शन है। और सबसे नीचे हरी पट्टी होता है, ये होता है उर्वरता तथा समृद्धि प्रदर्शन करता है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। भारत का प्राचीन सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मंडूकोपनिषद से लिया गया है। याद रखिए, मंडूकोपनिषद। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप में अंगीकृत किया गया है और पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। ये 52 सेकंड का होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो ये है ऑप्शन सी, 1950 को, 24 जनवरी 1950, ठीक है, पूरा याद रखिए। भारत के संविधान द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो यह है 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल? तो यह है 52 सेकंड का। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो यह है 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की संविधान सभा ने भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो यह किया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और दूसरा कथन है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच 21 तीलियां हैं, 21 तीलियां नहीं 24 तीलियां हैं। और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई 3:4 है। 3:4 नहीं, 3:2 है। तो पहला दूसरा और तीसरा तो गलत ही है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो ऑप्शन सी है 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो यह है ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947। भारत की राष्ट्रीय पशु क्या है? तो यह है आपका बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो यह है कमल, ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक करता है? तो यह करता है आपका न्याय का प्रतीक। 24 तिल्लियां हैं न्याय का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल संख्या कितनी है? आरोह मतलब ये तिल्लियां, तो वो 24 है। राष्ट्रीय पचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है। कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं सही है। देखिए यहाँ पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। तो इस प्रकार यह समाप्त हुआ। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसके नोट्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक है ये है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। ठीक है, 1947। देशी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए। भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थीं, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई, जबकि शेष 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर में भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद की पुलिस कार्रवाई तथा जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं प्रश्न की तरफ से। प्रश्न संख्या 1 है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन का नामों से किया गया है? तो यह किया गया भारत तथा इंडिया। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, तो यह है आपका एक राज्यों का यूनियन। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो यह है अनुच्छेद 3। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार शक्ति भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो ऑप्शन ए है संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन ए है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका की शक्ति निम्नलिखित में से प्राप्त है? तो ऑप्शन ए है संसद। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो यह है संसद को। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? पहला कथन है, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। दूसरा कथन है, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के प्रावधान होगा। तीसरा है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। चौथा कथन है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है, जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो सी है ये गलत है, 368 के प्रयोजनों के लिए संशोधन नहीं समझा जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण 2/3, 3/4 या 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन? तो ऑप्शन ए हो जाएगा साधारण। देखिए यहाँ पर साधारण बहुमत। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3, संसद में साधारण बहुमत। अभी तो ऊपर पढ़ा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत। कथन और कारण क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर भारत संघ नहीं है। दूसरा है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। कौन सा कथन सही है? तो उसमें हो जाएगा ए गलत है और आर सही है। भारत एक संघ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति आवश्यकता है, किसका आवश्यकता पड़ता है? तो राज्य की नहीं पड़ती है, और बाकी राज्य के विधानसभा सदन की पड़ती है, राज्य के मुख्यमंत्री की या राज्य की। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य की नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र कर शामिल कर सकेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? कथन है नए राज्यों का गठन, दूसरा है नए राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, तीसरा है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, चौथा है नए राज्यों का प्रवेश। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं। दूसरा है, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। और तीसरा है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। और दूसरा है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो ये ऑप्शन ए है, केवल एक सही है। यहाँ पर देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ राज्य बनाए थे? तो ये है 14 राज्य और 6 संघ राज्य। ऑप्शन ए हो जाएगा, सही है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य संघीय, सेम क्वेश्चन है, 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, संघीय मतलब यूटी क्षेत्र केंद्र शासित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो है इनमें से कोई नहीं। तो इस समय देखिए 28 और 8 है। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 यूटी है। तेलंगाना राज्य बनाए जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो 28 हो गई, ऑप्शन बी। भारत में कितने संघशासित प्रदेश है? तो 8 है। निम्नलिखित में से संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? पुदुचेरी, दमन दीव, गोवा, पुदुचेरी। तो गोवा हो जाएगा, गोवा राज्य है। दिल्ली एक संघशासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन बी है, 69वां। देखिए यहाँ पर मिलान करना है इसमें। लक्षद्वीप कब बना था? तो ये बना था 1956 में। और दमन दीव, तो ये है आपका 1962। चंडीगढ़ हो जाएगा 1966, और दादरा नगर हवेली 1961। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 240 का 1 क अंडमान निकोबार द्वीप, 240 का 1 ख लक्षद्वीप, 240 का ग दमन दीव और 240 का घ पुदुचेरी। तो देखिए ये जो है डी गलत है। यहाँ पर घ में आपका हो जाएगा पुदुचेरी दिया गया है, लेकिन ये गलत है, दादर नगर हवेली होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? पहला है, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य दर्जा मिला। दूसरा है, दीव खंबाती खाड़ी में एक टापू है। तीसरा है, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। और चौथा है, दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत है। देखिए यहाँ पर दादर नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो ऑप्शन सी 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से सिक्किम का फिर अभी 35वां पढ़ा ना, 35वां हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी 36वें है। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है। तो ये ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार
संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन बी, जो इसमें सही हो जाता है गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। तो पहले यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा, और फिर गोवा हो जाएगा, और फिर थर्ड हो जाएगा झारखंड, और फिर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, देखिए यहाँ पर गोवा 30 मई 1987, तेलंगाना 2 जून 2014, झारखंड 15 नवंबर 2000 और हरियाणा 1 नवंबर 1966। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट को सही बताइए। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम। तो ये आपका हो जाएगा 4, 2, 1 और 3, यानी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पर सबका दिखाया गया, तो इसको भी सब पढ़ लीजिए। आंध्र प्रदेश 1953 1 अक्टूबर, राजस्थान 1 नवंबर 1956, महाराष्ट्र 1 मई 1960, नागालैंड 1963 1 दिसंबर को, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 1972 21 जनवरी, सिक्किम 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर सन 2000। नीचे दिए गए राज्यों का संघ के संपूर्ण राज्य मतलब कब कौन सा बना है, तो देखिए यहाँ पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा गलत है। नागालैंड हो जाएगा, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। छत्तीसगढ़ कब बना था, तो ये बना था आपका 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था, तो यह हुआ था आपका सन 2000 में 9 नवंबर। नेक्स्ट है, किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया, सन 2000 में आया था। निम्न राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ, इन्हें किनके गठन के आरोही क्रम में बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा पहले नागालैंड हो जाएगा, फिर हरियाणा और फिर मेघालय, फिर सिक्किम। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का बताना है कालानुक्रम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा पहले आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा हरियाणा, फिर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी इसको आरोही क्रम में लगाना है, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये देखिए यही सही है, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में बताना है, अवरोही पीछे से। ठीक है, तो ये पहले देखिए हरियाणा हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान। और यहाँ पर मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ मिलान करते हैं, देखिए यहाँ पर मिलाते हैं डायरेक्ट। नागालैंड 1963 में है, झारखंड सन 2000, तेलंगाना 2014 और सिक्किम 1975। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था। तो इसमें देखिए इस सब 47 में हुआ था। पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947, जो कि 26 जनवरी 1950 को स्टेट बना। असम 15 अगस्त 1947 और ये 15 अगस्त 1948। हिमाचल प्रदेश 1948 हो जाएगा, तो यही हो सकता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक कथन, कौन सा कथन असत्य है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु, और तो यही गलत है, तमिलनाडु ये गलत हो जाएगा। और बाकी गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया, मुंबई राज्य गुजरात महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, हिमाचल प्रदेश से पहले संशासित प्रदेश में सूची था, तो पहला जो है गलत है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हेतु पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1953 में हुआ था, इसमें ऑप्शन नहीं है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, तो यह हुआ था आपका 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1956 अभी क्वेश्चन आया था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो यह हुआ था आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा 1953 में। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जस्टिस फजल अली के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू के इसके सदस्य थे। दूसरा है, इसके आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। और तीसरा है, संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्यों 6 केंद्रशासित प्रदेश बने। तो ये हो जाएगा डी, 1 और 3 सही है। दूसरा, आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया, गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुष्टि के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, तो 1956 में किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। देखिए ये 2005 का क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे नहीं तो आंध्र प्रदेश का सही हो जाता है, तो इस पर ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका भी नाम बदल गया। देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियाँ अमरावती विधायी राजधानी है, विशाखापट्टनम कार्यकारी तथा कुर्नूल न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया था, परंतु नवंबर 2021 में राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अभी अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकल राजधानी होगी। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता अद्यतन नाम कोलकाता, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम अद्यतन नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। पहला है, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। दूसरा है, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों सही है। देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में का आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संतुष्टियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की 3 सदस्यीय जेवीपी समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की अस्वीकार कर दिया था। तो इस प्रकार यह समाप्त होता है और नेक्स्ट चैप्टर है नागरिकता। ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नागरिकता पढ़ा जाएगा। तो हमारे चैनल का नाम है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं और सारे सब्जेक्ट पे घटना चक्र बनाए गए हैं, तो उसको भी आप दे सकते हैं। और अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं तो RO के लिए देखिए यहाँ पे मोस्ट कुछ वन लाइनर क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं, उसको भी देखिए। और उसके यूपीपीसी मतलब कि यूपीपीसी उसका टेस्ट लेता है। ठीक है, तो वो उसका जो है वो चलाया जा रहा है टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट बहुत सारे टेस्ट कराए गए हैं, तो उसमें भी जाकर आप शामिल हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।